तो इस लेक्चर का पर्पस है, वी शैल बी डीलिंग विद द कोर्ट्स बिलो द लेवल ऑफ हाई कोर्ट्स। और एक बार हम उसको स्टार्ट करने से पहले जो इंटीग्रेटेड पिक्चर है, जो होलसम पिक्चर है जुडिशरी की, वो मैं आपके सामने रख दूं। इंडिया की जो जुडिशरी है ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अमेरिका की तरह फ्रेगमेंटेड नहीं है। लेकिन अमेरिका के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उनको फ्रेगमेंटेड जुडिशरी सूट करती है, इंडिया को नहीं सूट करती। क्योंकि अमेरिका में फेडरल लॉज अलग हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, और जो स्टेट लॉज है दे आर गवर्न बाय द स्टेट कोर्ट्स और द हाई कोर्ट्स, यू कैन से। अमेरिका में ऐसे है, अमेरिका इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। तो जो दूसरे वाली बात है ना, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स और यूनिट्स वाली बात है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में स्टेट की बाउंड्री चेंज हो सकती है, उसका नाम चेंज हो सकता है, स्टेट का कुछ एरिया किसी और स्टेट्स को दिया जा सकता है। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, देयर बाउंड्रीज आर अल्टरेबल। और जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंडिया की सेम है। ऐसे नहीं है कि पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो। इससे इंडिया के स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी है। एंड इंडिया की जो कोर्ट्स है दे आर वेल इंटीग्रेटेड। अमेरिका की कोर्ट्स ऐसे नहीं है। तो अब हम आगे चले। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। उसके नीचे हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है। एक स्टेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हाई कोर्ट जब आती है, तो फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये टॉप पे मेरे पास दिस इज हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे है। और जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे है, बॉम्बे इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगी। और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट इज एट द लेवल ऑफ इज एट मेट्रोपॉलिटन लेवल। और इस जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है इसमें दो तरह के केसेस आते हैं, एक सिविल और दूसरे क्रिमिनल। जो सिविल केसेस हैं वो सिटी सिविल कोर्ट डील करती है, और इसका जो हेड होता है वो प्रिंसिपल जज होता है। और उसके बाद जो हिरार्की है, इधर प्रिंसिपल जज के बाद एडिशनल जज, और जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कार्डर बोलते हैं, असिस्टेंट जज, सिविल जज, ये हमारे सीनियर डिवीजन के होते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रार होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, यू विल सी that most of the metropolitan cities they are further subdivided into districts. तो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्या स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी कोर्ट्स हैं वो अपना जुडिशियल हायरार्की बिल्डअप करती है। और मेट्रोपॉलिटन में सिविल केसेस का तो ये केस है। क्रिमिनल केसेस में हमारे पास क्या आता है, वी हैव गॉट सेशन कोर्ट एट द टॉप, और इसका जो हेड होता है वो सेशन जज होता है। देन वी हैव गॉट चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, और चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का जो हेड है दिस इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, इसमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो सभी जो कोर्ट्स होती हैं। और तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारे पास बड़े शहर आ गए जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं। और उसी तरह से एक जो स्टेट होती है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ये हमारा जिला लेवल पे होती है। और ये भी दो तरह के केसेस लेती है, सिविल केस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टॉप पे है, और इसका जो हेड है वो डिस्ट्रिक्ट जज है। सेशन कोर्ट टॉप पे है इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। और जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट का जो हमारे पास हेड होता है उसको हम सेशन जज बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट केस हमारे पास आया, इसमें वी हैव गॉट सब कोर्ट्स। ये हमारे पास सब कोर्ट्स हैं। और सब कोर्ट्स के लेवल पे सीनियर सिविल जज होता है, और उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज। ये प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज की एक अपनी कोर्ट होती है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ और जूनियर सिविल जज, इसकी मुंसिफ कोर्ट होती है। और क्रिमिनल के केस में वी हैव गॉट सेशन कोर्ट, एंड सेशन जज इज राइट ऑन द टॉप, एंड देन देयर इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ही इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन के साथ ही उन्होंने जब कोर्ट डाल दिया तो उनकी अदालत हो गई। ठीक है, जैसे सेशन जज सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास,
तो ये डिवीजन है। तो ये तो हमने ब्रॉडली ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन कर दी। और अब थोड़ी फंक्शनल या जिस टाइप के वो केसेस लेते हैं, जैसे हाई कोर्ट के नीचे लेबर कोर्ट्स आ गई और फैमिली कोर्ट्स आ गई। लेबर कोर्ट और फैमिली कोर्ट के बिना वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स, और उसमें क्या आ जाता है, कैट। कैट ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, और उसके बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, कोऑपरेटिव स्ट्राइक ट्रिब्यूनल है, रेंट कंट्रोल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ये काफी न्यूज में रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब विशाखापट्टनम में हमारे पास गैस लीकेज हुआ, देन इट वाज इन न्यूज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इन न्यूज, तो दिस इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अब हमारे पास ये एक इंटीग्रेटेड व्यू है। इसमें हमने अब तक किस किस पोर्शन को अच्छी तरह से कर लिया है। वी हैव डन द टॉप, वी हैव डन हाई कोर्ट्स, वी हैव डन सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ वी शैल बी फोकसिंग ऑन द कोर्ट्स व्हिच आर below the level of High Court and Supreme Court, particularly High Court, Supreme Court, followed by High Court, and then तो ये एक और स्ट्रक्चर था विच वाज नॉट दैट गुड। ये हाई कोर्ट की हमने ज्यूरिसडिक्शन की थी, और उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन, फिर इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिफरेंस करने के बाद। तो इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जैसे क्वेश्चन आ गया कि अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंडर पड़ता है, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंदर पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और वी हैव काउंटेड ऑल यस्टरडे 3 स्टेट्स हमारे पास ऐसे थी, 3 कोर्ट्स जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को कैटर करती थी। तो लास्ट टाइम वी हैव सीन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलकत्ता हाई कोर्ट, हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके बाद उस पोर्शन पे भी मैं अभी नहीं आऊंगा। वी विल जस्ट गो थ्रू दैट पोर्शन आफ्टर सम टाइम। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, पहले हाई कोर्ट का थोड़ा सा ये पोर्शन रहता है। ये क्या बोलते हैं, Calcutta High Court is the oldest High Court, note it down, is the oldest High Court of the country, established on 2nd July 1862. 2nd July 1862 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और एक आपने जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं तो उसके बिगिनिंग में वी गो थ्रू द वन लाइन, और वो एक्ट मैं आपके सामने रखूंगा so that you can फाइंड आउट द डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट आने के बाद ये कोर्ट है हमारे पास, तो उससे पहले वाली जो कोर्ट थी देखिए जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। This was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. It laid the foundation of central administration in the following aspects. और उसमें it established Supreme Court at Calcutta, the highest court. कलकत्ता के में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और दूसरा बात, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862। सुप्रीम कोर्ट 1773 में कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुई थी, और लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट है ये 1862 में एस्टेब्लिश हुई है। ये दोनों में एक आप डिफरेंस इसको मेमोराइज कर लेना, कंफ्यूज ना करना इन दोनों को। तो हाई कोर्ट्स दैट हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस, हाई कोर्ट दैट हैंडल्स ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन हैव परमानेंट बेंचेस established there. Benches are also present in states which come under the jurisdiction of court outside its territorial limit. ये एक पॉइंट नोट कीजिए, benches are
also present in states which come under the jurisdiction of a court outside its territorial limits. Smaller states with a few cases may have circuit benches established. Circuit bench, known as circuit court in some parts of the world, are temporary courts. जहां पे cases कम है वहां पे temporary courts बना दो, which hold proceedings of for a few selected months in a year. Thus, cases built up during this interim period are judged when the circuit court is in session. तो वहां पे केसेस फाइल हो जाते हैं और केसेस फाइल होने के बाद फिर सर्किट कोर्ट सेशन में आती है और तब वो जो केसेस के ऊपर फैसला होता है. Madras High Court in Chennai, Bombay High Court in Mumbai, and Calcutta High Court in Kolkata, Allahabad High Court in Allahabad are the oldest four high courts in India. The following 24 high courts of India sorted by name, year, act by which it was established, jurisdiction, headquarters, benches, and maximum number of judges sanctioned, and the presiding Chief Justice of High Court. ये सारा इन्होंने टेबल दिया. So we will just see it. Allahabad High Court, or Allahabad High Court is very famous High Court. It was established in on 11 June 1866, Indian High Court Acts 1861. उत्तर प्रदेश jurisdiction यूपी है, इलाहाबाद सीट है, बेंचेस इसके लखनऊ में है, noted down. Seat is Allahabad and benches are in Lucknow. UP is a very big state. Judges 95. Honorable Justice Dhanachar, ये अब तो सारा टेबल ये चेंज हो गया होगा. Recent information के लिए you can consult the net. Bombay High Court, 14 August 1862. तो ये भी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंडर ही बना है. महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव. तो इट्स इजी. तो आप ज्योग्राफिकल देखिए कि बॉम्बे कहाँ पे है. बॉम्बे के आसपास वाले जो आइलैंड्स हैं, जो हमारी यूटीज हैं, उनका भी सभी का सेंटर कहाँ पे है? बॉम्बे में. जैसे गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव. मुंबई, इसकी जो मेन सीट है, और जो मुंबई के बाद जो इसकी दूसरी सीट है, औरंगाबाद, नागपुर, पनाजी. नागपुर और पनाजी. और उसके बाद ऑनरेबल मोहित शांतिलाल, ये इसको चेंज हो गया होगा. और सैंक्शन स्ट्रेंथ ये शायद ना भी चेंज हुई हो. 95 इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड 16 बॉम्बे हाई कोर्ट. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द बिजिएस्ट हाई कोर्ट. अगर हम नंबर ऑफ जजेस देखें, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862, 2 जुलाई. Indian High Courts Act 1861, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो आप देखिए कलकत्ता किसके साथ अटैच्ड है? कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ अटैच्ड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और याद रखना कि जब हम एरिया देखते हैं तो वी मे गेट कंफ्यूज, कहीं ये चेन्नई के साथ अटैच ना हो. रिमेंबर, कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, अंडमान निकोबार अटैच्ड है. तो अगर कोलकाता में उसकी हाई कोर्ट की सीट होगी तो अब अंडमान निकोबार अटैच्ड है, तो एक बेंच वहां पे तो बैठेगा ही. अदरवाइज जस्ट हिंदुस्तान का मैप आप एक बार माइंड में लेके आइए और देखिए कि कहाँ तक मतलब कि उसकी बाउंड्री जाती है. जजेस 63, ऑनरेबल जस्टिस मंजुला चिलूर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 1 नवंबर 2000. मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. ज्यूरिस्डिक्शन छत्तीसगढ़. सीट इसकी बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की. और इसके 12 जजेस ही हैं. ऑनरेबल जस्टिस नवीन सिन्हा, तो ये तो चेंज हो गए होंगे अब. तो दिल्ली हाई कोर्ट 31 अक्टूबर 1966. दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. तो इसमें 43 जजेस हैं. तो इसका मतलब दिल्ली में लिटिगेशन बहुत ज्यादा है. 43 से ऊपर देखते हैं किसकी स्ट्रेंथ जाती है. गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये तो 7 सिस्टर्स की हाई कोर्ट हो जाएगी. 1 मार्च 1948. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937. नोट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के अंडर ये एस्टेब्लिश हुई है. और जो उससे पहले वाली हमारी हाई कोर्ट्स हैं ये और एक्ट्स के अंडर हुई हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मिजोरम. गुवाहाटी,
और जो अब क्योंकि ये 7 स्टेट्स ये काफी बड़ी हैं, तो इसमें क्या होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी इसमें चल जाएगा, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें बेंचेस एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जैसे आई जावल, ईटानगर, कोहिमा। ऑनरेबल जस्टिस के श्रीधर, गुजरात हाई कोर्ट। 1 मई 1960 बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 जो बना था, उसमें गुजरात एंड अहमदाबाद। 42 जजेस, नोटेड डाउन। दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, 43। गुजरात हाई कोर्ट में इट इज 42। ऑनरेबल जस्टिस जयंत एम पटेल एक्टिंग। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ हैदराबाद। तो ये 1954 में आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 में हुआ था। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आप दोनों किया। एक्चुअली जब ये बना था तो उस समय पे भी जस्ट हैड आंध्र प्रदेश। नाउ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसलिए ये दो स्टेट्स की हाई कोर्ट हो गई। और इसमें भी क्या है, वी हैव गॉट 49 जजेस। हिमाचल प्रदेश 1971, स्टेट हिमाचल एक्ट 1970, हिमाचल प्रदेश, शिमला एंड 9 जजेस। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अहमद मीर। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट 28 August 1943, letters patent issued by Maharaja of Kashmir. Jammu and Kashmir, Srinagar and Jammu. It has got 2 seats, no benches, 14 judges. Honorable Justice N. Paul and Vasanta Kumar. Jharkhand High Court, 15th November 2000. Bihar Reorganization Act 2000, Jharkhand Ranchi. 12 judges, Honorable Justice Varinder Singh. कर्नाटका हाई कोर्ट 1884, मैसूर हाई कोर्ट एक्ट 1884, कर्नाटका, बेंगलुरु, हार्वर्ड और गुलबर्गा। हार्वर्ड की तो हम बात कर ही रहे थे जियोलॉजी में, इसको एक बार फिर से स्टडी करेंगे। ये कर्नाटका का धारवाड़ जो है, इट हैज गॉट very typical geological structure, and this is important from mineral point of view as well. और ऑनरेबल जस्टिस सुब्हारो कमल मुखर्जी, केरला हाई कोर्ट 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, केरला, लक्षद्वीप, कोची, और इसके 40 जजेस हैं। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मध्य प्रदेश स्टेट है, जबलपुर। इसके बेंचेस कहाँ पे हैं, ग्वालियर और इंदौर में। और मद्रास हाई कोर्ट, इसके 2 बेंचेस हैं, चेन्नई और मदुराई में। और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है ये तमिलनाडु और पुडुचेरी। पुडुचेरी तो इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ये तमिलनाडु के पास ही है। तो अगर इसमें जुरिस्डिक्शन की बात करनी हो तो नॉट ए बिग इशू। मणिपुर हाई कोर्ट, नोट डाउन, मणिपुर गुवाहाटी के अंदर, मणिपुर हैज गॉट सेपरेट हाई कोर्ट। काइंडली नोट दिस फैक्ट। नॉर्मली जब हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंडर 7 स्टेट्स आते हैं। मेरे हिसाब से जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, एज फार एज नंबर ऑफ स्टेट्स आर कंसर्न, गुवाहाटी हाई कोर्ट में मैक्सिमम स्टेट्स आती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, 4 स्टेट्स आती हैं, एंड मणिपुर इज आउट ऑफ दैट। तो मणिपुर हाई कोर्ट का एक अलग एक्ट है। इम्फाल में इसकी सीट और 3 इसके जजेस हैं। और मेघालय हाई कोर्ट, तो जी मेघालय की भी अपनी है, तो इसकी शिलोंग में है, तो इसके भी 3 जजेस हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट, कटक। पटना हाई कोर्ट, बिहार में है, 43 जजेस। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो इसकी ज्यूरिस्डिक्शन देखिए, इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इसकी ज्यूरिस्डिक्शन में कौन कौन से आते हैं, 1 इज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और इसमें एक यूटी आती है। नॉर्मली जो यूटी जिस स्टेट के आसपास यूटी होती है,
जिस स्टेट के पास हमारे पास यूटी होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच जो दोनों के सेंट्रल पॉइंट में तो नहीं मान सकते, ओल्ड पंजाब के सेंट्रल पॉइंट में चंडीगढ़ को मान सकते थे, लेकिन वो भी नहीं मान सकते थे, इट वाज ऑन वन कॉर्नर। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ पड़ता है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर चंडीगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन भी आती है। तो जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें ज्यूरिसडिक्शन तो सेम है, लेकिन जो एक्टिंग जजेस हैं इनका डेटा अपडेटेड नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान, और इसके बेंचेस दो हैं, जयपुर और जोधपुर। इट हैज गॉट टू बेंचेस, वन बेंचेस एट जयपुर एंड अदर बेंचेस एट जोधपुर। और सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट जो है, तो इसकी जो मेन सीट है दैट इज इस सॉरी इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज इन सिक्किम और गैंगटॉक, इसकी जो सीट है, और जजेस तीन ही है। देन वी हैव गॉट त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट में वी हैव गॉट त्रिपुरा एंड अगरतला। तो इनके जो ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता, ये चेंज हो चुके होंगे, तो मैं इनके नाम अगर ना ही लूं तो ही बेटर है। और इसके बाद हमारे पास उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट है, नैनीताल इसकी जो कैपिटल है, ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ। हाई कोर्ट ऑफ बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये इसने काफी अच्छा किया। अंडमान एंड निकोबार, कलकत्ता हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद। तो इसका नाम थोड़ा टिपिकल है भाई, इसमें ये वर्ड आप याद कर लीजिए। तो होपफुली इसमें कोई चेंज भी हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी अपनी हाई कोर्ट नहीं बन सकती। तो असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बिहार पटना हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो इनकी जो सीट्स दे रखी हैं, पटना, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट है, चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, और इसकी जो मेन सीट है वो चंडीगढ़ में है। दादरा नगर हवेली, बॉम्बे, मुंबई इसकी जो मेन सीट है। और उसके बाद हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स। और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में क्या होता है, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट जो हमारे पास एक साइड में लिखा हुआ है, ये सभी, चलो मैं एक एक का एनालिसिस करके बताता हूँ। सबसे पहले सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आ जाते हैं, और इनके नीचे सब जज फैमिली कोर्ट्स आ जाती हैं, और मुंसिफ कोर्ट आती है, और स्मॉलर कोर्ट्स आ जाती हैं। और इसी के साथ साथ क्रिमिनल कोर्ट्स में हमारे पास सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, क्लास 2, और क्लास 3 मैजिस्ट्रेट आई डोंट थिंक आजकल होते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड 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 स्ट्रक्चर बना, मतलब कि ही इज टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर। तो जो क्लास 3 पोस्ट थी ना, पहले क्लास 3 एग्जीक्यूटिव कुछ पोस्ट से होती थी, लेकिन अब उन्होंने निकाल दी हैं सभी क्लास 3 एग्जीक्यूटिव पोस्टें, और क्लास 3 को क्लास 2 बना दिया। बस एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक नैब तहसीलदार की एग्जीक्यूटिव जॉब ऐसी है, परहैप्स दैट मे बी स्टिल क्लास 3। लेकिन वो नैब तहसीलदार जो की जो कोर्ट मतलब के जो जॉब है ना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल जॉब with more power and less responsibility as compared to तहसीलदार। तहसीलदार की जो है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी तरह से अब जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू मैटर्स हैं, अब पहले ये कोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन अब इतनी इंपॉर्टेंट कोर्ट्स ये नहीं रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो हमारे पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था पहले, वो बहुत कम हो चुका है, और ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू सभी गवर्नमेंट्स ने जो है एलिमिनेट कर दिया है। और जो लैंड टैक्सेस वगैरह थे वो भी अब नहीं है।
पहले ऐसे होता था, जो मेन सोर्स होता था इनकम का, वो ये सभी लैंड टैक्सेस ही होते थे, और अब ऐसा नहीं है। तो रेवेन्यू कोर्ट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये अंग्रेजों ने सेटअप किया था, मोस्ट प्रोबेबली बाय कॉर्नवालिस के समय का, या गिलेस्ली या कॉर्नवालिस, ये दोनों के समय का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चल रहा है। बंगाल में तो अभी भी चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नीचे, ये मैं थोड़े स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा, ये ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने लिख रखा है। तो हमारे पास नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इसके ऊपर एसडीएम की कोड आती है, और उसके ऊपर डीसी साहब की कोड आती है, डिप्टी कमिश्नर की। डिप्टी कमिश्नर के बाद कमिश्नर की कोड आती है। तो कमिश्नर की कोर्ट के बाद जो अल्टरनेटिव जजमेंट जो है हमारे पास, इस कोर्ट के मुताबिक जो हमारी मतलब जजमेंट है इस कोर्ट के अगेंस्ट, वो फिर जो रेगुलर हमारी जुडिशियल कोर्ट्स में लगती हैं, ये ज्यादातर रेवेन्यू मैटर्स को डील करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, एंड देन वी हैव गॉट नायब तहसीलदार। तो ये हमारे पास ऐसे, तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर हमने एक बार कर लिया। और इसके बाद ये दमन एंड दीव, बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली, और उसी तरह से हमारे पास गोवा, गोवा के साथ में जोग्राफिकली बॉम्बे ही पड़ता है, बॉम्बे हाई, मुंबई बेंच, मुंबई सीट और बेंच एट पनाजी, गुजरात, गुजरात हाई कोर्ट सीट अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सीट एट चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीट एट शिमला, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट सीट एट श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर, एंड देन झारखंड, झारखंड हाई कोर्ट सीट एट रांची, कर्नाटका, कर्नाटका हाई कोर्ट सीट एट बेंगलुरु, और धारवाड़ बेंच, धारवाड़ और गुलबर्गा में इसके बेंचेस हैं। केरला, केरला हाई कोर्ट कोची सीट, लक्षद्वीप, नोट इट डाउन, लक्षद्वीप इज नियर केरला, तो दिस इज कोची, इसको हाई कोर्ट लगी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, और ये काफी ज्यादा है, यहाँ पे आदमी चक्कर खा जाएगा, क्योंकि एवरीवन एक्सपेक्ट्स हाई कोर्ट टू बी एट मध्य प्रदेश, इंदौर, या इंदौर में इसके बेंचेस हैं, नोट इट डाउन। इंदौर और ग्वालियर में इसके बेंचेस हैं। महाराष्ट्र, मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट, और मुंबई, और इसकी जो औरंगाबाद और नागपुर में इसकी ब्रांचेस हैं। और इसी तरह से मणिपुर, मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल, इम्फाल में इसकी जो है सीट है। मेघालय, शिलोंग में सीट है, मिजोरम की गुवाहाटी में, और नागालैंड की गुवाहाटी, उड़ीसा की कटक, पुडुचेरी की चेन्नई, पंजाब की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, राजस्थान की राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में इसकी मेन सीट है। और जो जयपुर में क्या है, वी हैव गॉट जस्ट ए बेंच एट जयपुर। और इसके बाद सिक्किम, सिक्किम हाई कोर्ट और गैंगटॉक, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट, और चेन्नई बेंच एट मदुरई, तमिल, इसको नोट कीजिए, मद्रास में जो चेन्नई में जो इसकी सीट है, और इसका जो बेंच है ये मदुरई में है। तेलंगाना हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, तो मैंने जो आपको एक चीज, टिपिकल वर्ड है, हैदराबाद। त्रिपुरा, त्रिपुरा हाई कोर्ट अगरतला। और उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड हाई कोर्ट, और ये नैनीताल, नोट कीजिए, नोटेड डाउन। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट, बेंच एट लखनऊ। वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट, सीट इज एट कलकत्ता। नाउ courts under High Court, District Court of India, District Court, District Munsif Court, Court of Judicial Magistrate First Class, Court of Judicial Magistrate Second Class. जो PCS Judicial Officers होते हैं, they join act as Court at Judicial Magistrate Second Class. बिगिनिंग में इनको बड़े आसान केसेस देते हैं, उनके बाद they get very complicated cases. तो अब हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कौन सा, पार्ट 6 आर्टिकल 233 टू 237, काइंडली नोट डाउन द आर्टिकल्स, दिस इज 233 टू 237।
under High Court, there are three types of courts in the district. They are civil courts, criminal courts, and revenue courts. The highest civil court in the district is district judge. They have the power to try civil cases and to hear appeal. District judge civil cases try करता है, हमने ऊपर स्ट्रक्चर में भी देखा हुआ है. और सेशन जज क्या करता है? क्रिमिनल केसेस. They have additional civil judges to help them. क्योंकि जुडिशरी में केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसमें एडिशनल सिविल जजेस भी होते हैं. द लेस इंपॉर्टेंट केसेस आर डिसाइडेड बाय सब जजेस एंड मुंसिफ्स, जो उससे लोअर कोर्ट होती है. द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्राई क्रिमिनल केसेस इज दैट ऑफ सेशन जज. क्रिमिनल केसेस को जो हाईएस्ट कोर्ट जो डील करती है वो सेशन जज है. द क्रिमिनल केसेस आर हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट टू. The district judge also acts as session judge in a district. Appeals against the lower courts are heard by district courts, and appeal against the decisions taken by the district court, they are heard, they can be made in state high court. Appointment of district judge. Appointment, posting, and promotion of district judge is done under the governor of state in consultation with High Court. The necessary qualification for a person to be appointed as a district judge are as Article 233 strictly says that a person to be appointed as district judge must be in the service of central or state government. पहला पॉइंट, पहली बात तो वो जॉब करता हो. He should have been or an advocate or a pleader for 7 years. He should be recommended by High Court for the appointment as a district judge. तो ये इसकी बेसिक कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज. तो एक ना हमारे इंडिया में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जो था 1960s का दिया हुआ है. राज्यसभा ने ये बात की थी कि जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज होती हैं वैसे देयर शुड बी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज. और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का जो जज का कैरियर है वो वैसे ही हो जैसे एक आईएएस ऑफिसर का होता है. कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट शुड बी एट lowest court for 2 to 3 years, and then next higher court for 2 to 3 years, and he should be made district judge within after 10 years of service. तो इस तरह से होता है. तो इसमें ज्यादातर जो बंदे डिस्ट्रिक्ट जज बन रहे हैं दे आर फ्रॉम पीसीएस जुडिशरी, वो लोग होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज. और अदर लोकल कोर्ट्स इन एडिशन टू three types of courts mentioned above, there are पंचायत अदालत और न्याय पंचायत. तो ये एक जो हमारे पंचायती राज एक्ट बिल था जो राजीव गांधी जी के अंडर जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें एक न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट था कि आप एक पंचायत लेवल पे जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए और वो हाफ ऑफ द टोटली वो जो होता है मतलब कि जुडिशियल मैनर में एग्जैक्टली प्रोसीड नहीं करेगा. तो उससे क्या होगा कि लोगों को डोर स्टेप के ऊपर इंसाफ मिल जाएगा. जैसे अब ऐसे है कि एक गांव से लोग शहर में आके केस करते हैं, दे स्पेंड एनफ मनी. अगर 4, 5, 7, 10, 15 गांव के लिए कोर्ट बन जाए, ब्लॉक लेवल पे कोर्ट बन जाए, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट था. पंचायती अदालत और न्याय पंचायत which are also under district judge in some states. 4 or 5 gram sabhas have such a panchayati court. They are established to try smaller cases of all kinds. Under this system, the cases can be decided fast and need not in value much expenditure. तो आजकल जुडिशरी का खर्चा बहुत ज्यादा है. तो अगर आपने कहीं ढंग का वकील किसी सिंपल कोर्ट में भी करना हो, दे टेक मोर देन 50,000 to 1 lakh रुपए. हाई कोर्ट में द फीस रन इन 2 to 3 lakhs मिनिमम फीस. सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम फीस 20 लाख.
जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जजेस, वो 20 लाख, मतलब कि 20 लाख से नीचे कोई ढंग का वकील नहीं आता। कई बार तो ऐसे होता है कि एक हियरिंग के लिए जो आपको लायर करना पड़ता है, उसको पर हियरिंग यू हैव टू शेल मनी इन लैक्स, 5 लाख 6 लाख। वो जाके जज के सामने खड़ा होगा, आर्गुमेंट करे ना करे, चाहे जज अगली तारीख दे दे, योर 5 to 6 लाख हैज गॉन। द न्याय पंचायत फंक्शन इन द रूरल एरियाज is similar concept introduced in some urban areas, लोक अदालत। तो जो हमारी कोर्ट्स हैं, इसमें जो क्या है कि एक तो केसेस बहुत ज्यादा हैं, करोड़ों में केसेस पड़े हैं, 50-50 साल केसेस का फैसला नहीं होता। कुछ केसेस में तो 2-3 जनरेशन लग गई, मतलब कि दादा ने केस किया था और पोते के समय तक डिसीजन नहीं आया। जब भाखड़ा डैम बना था तो कुछ लोगों की जमीन थी जो वो अक्वायर हुई थी, तो 50s में भाखड़ा डैम कंप्लीट हो गया था। आप इसको बोल दीजिए 55 या 56 में, तो भाखड़ा डैम वाज कंप्लीटेड। और अब आप ईयर्स लगा लीजिए, 70 साल हो गए, अब तक उनको कोई कंपनसेशन नहीं है। लैंड तो उससे भी पहले अक्वायर हो चुकी थी, लैंड वाज अक्वायर्ड इन 1940s के अराउंड। तो अब 80 साल हो गए, उनको कंपनसेशन नहीं मिला कोई। तो 80 साल में 3 जनरेशन तो इजीली चली जाती हैं, मे बी के कई लोगों की 4 जनरेशन चली गई हो। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987, the Legal Services Authority was established by Parliament, which came into force on November। तो ये हमारे पास जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट था, ये 87 में बनाया गया। Came into force on November 9, 1995 to establish nationwide uniform network for providing free and competent legal services to weaker section। जो गरीब लोग तो केस ही नहीं कर सकता, तो उनको उन्होंने फ्री लीगल एड, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी एक नुक्ता है, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा has been constituted under the Legal Services Authority Act 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programs and lay down policies and principles for making legal services available under Act. In every state, State Legal Services Authority, and in every High Court, a High Court Legal Services Committee. तो ये नोट कीजिए, we have got State Legal Authority। तो स्टेट के लेवल के ऊपर हमारे पास एक जो स्टेट लीगल अथॉरिटी है, इसी तरह से वी हैव गॉट स्टेट लीगल अथॉरिटी, एंड इन एवरी हाई कोर्ट ए हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसी तरह से अगर स्टेट लीगल अथॉरिटी स्टेट लेवल पे होगी, देन वी शैल आल्सो बी हैविंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे तालुका आ जाता है, तालुका लीगल सर्विस कमेटी हमारी आ जाएगी। तो ये तो ज्योग्राफिकल इसकी जो हिरार्की बन गई अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। स्टेट के ऊपर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वी हैव गॉट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील आ जाती है, जिसको कुछ मतलब के साउथ इंडियन लैंग्वेज में तालुका भी बोलते हैं। So Taluka Legal Service Committee have been constituted in district and most of the talukas in order to give the effect to the policies of NALSA। NALSA हमारे पास क्या था, एक बार फिर से इसको National Legal Services Authority। NALSA issues guideline for the State Legal Services Authority to implement legal aid programs and schemes throughout the country। Primarily, the state legal service authorities, district legal services authority, Taluka legal services committee, etc., have been assigned the task of discharging the following two main functions on regular basis: to provide free legal services to eligible person, to organize लोक अदालत। तो एक हमारे पास होता है कि अगर जो लिटिगेशन है इसकी एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, या जैसे फैमिली कोर्ट्स हैं या लोक अदालत हैं,
ये इसलिए है कि जो हमारी रेगुलर कोर्ट्स हैं उसमें रश बहुत ज्यादा होता है। तो रेगुलर कोर्ट्स में जो रश को डील करने के लिए तो दिस हैज बीन डन। तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मोबाइल कोर्ट्स। तो मोबाइल कोर्ट क्या होती है, आप एक व्हीकल हमारे पास होती है, वी हैव गॉट ए व्हीकल। मोबाइल कोर्ट मींस ए कोर्ट सेटअप इन ए व्हीकल which can move from one place to another according to a well-prepared plan and schedule. Mobile courts will be of great relief to rural people. It would create greater awareness about the judicial system among the rural masses, cut costs, ये एक बड़ा important factor है। जो कॉस्ट कली लायर की नहीं है, जो हमारे पास एक टाउट कल्चर चलता है, कमीशन कल्चर चलता है। वकील के साथ लेके जाने वाला भी कमीशन लेता है, फिर वकील कमीशन लेता है, फिर वकील इस तरह से फंक्शन करता है कि वो अपने मुंशी के राउंड वो इस तरह से ले डाउन करते हैं कि जो रेगुलर फीस के बिना भी जो उनका क्लाइंट आए वो उनको 1000-2000 रुपए दे जाए। जैसे कि इसको फोटो सेट कराना है, इसकी कॉपी निकलवानी है कोर्ट से, ठीक है ना। तो ऐसे ऑन वेरी यू कैन से सिली प्रीटेक्स्ट जो कॉपी फ्री में मिलती है वो जो उनका अपना क्लाइंट होता है उसको वो पैसों में देते हैं। कट्स कोर्ट्स फॉर देम एंड रेंडर जस्टिस एट द डोर स्टेप। तो ये बोलते हैं इससे टाउट कल्चर चले जाएगा। मोबाइल वैन आप लेके जाइए, गांव में लेके जाइए, लोगों में अवेयरनेस दीजिए। So these courts should see to that hearings and are not unnecessarily postponed. Mobile court is equipped to receive complaints, civil and criminal application, grant bail and remand accused to study, sorry, and of remand accused to custody. तो दो रिमांड्स होते हैं कि पुलिस रिमांड, एक जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड में ऐसे होता है कि उसको जो क्रिमिनल होता है या जो अक्यूज्ड होता है उसको थाने में लेके जाके उसकी पूछताछ करते हैं। पूछताछ का मतलब उसकी मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और जब पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है या पुलिस सबसे पहले जब भी किसी आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करती है तो पुलिस कहती है कि हमें पुलिस रिमांड दो अगर इसने सीरियस क्राइम किया है। लेकिन जो बंदे का वकील बोलता है नहीं, इसको पुलिस रिमांड नहीं दी, जुडिशियल रिमांड दो। पुलिस रिमांड में जो आदमी है वो पुलिस की कस्टडी में थाने में जाता है, हवालात में बंद हो जाता है। और जो जुडिशियल रिमांड है, जुडिशियल रिमांड में आदमी पुलिस की कस्टडी में नहीं जाता, वो सीधा जेल में उसको एक जगह मिल जाती है, वहां पे वो रहता है और नेक्स्ट जो उसकी तारीख पड़ती है उसके वो वहां पे आके हाजिर हो जाता है। The mobile court is equipped to receive complaints, civil and criminal, और ग्रांट बेल एंड रिमांड। रिमांड एक बड़ी जबरदस्त टर्म है। कई लोग, कई अक्यूज जो हैं वो मेनली नॉन अक्यूज्ड हैं, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस इतने पीटे जाते हैं कि वो जजेस को कहते हैं कि मुझे पुलिस रिमांड ना दो, गोली मार दो। Accused to custody, issue summons, receive police reports, record evidence, pronounce and execute decrees and judgments, pass sentences, and can send convicts to prison. It also delivers certified copies of its order and judgments. तो ये बड़ा important बात है। The court's first mobile court was long in Mewat district of Haryana. Mewat is known for the district of criminals. तो नेक्स्ट हमारे पास लोक अदालत। तो एक गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये टर्म नोट कीजिए, एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डेवलप किया। इट रफली मींस पीपल्स कोर्ट या लोक अदालत। They are governed by Legal Services Authority Act 1987. The award of the Lok Adalat is binding upon all the parties. The Lok Adalats are given certain powers of civil court. जैसे पावर टू सम्मन तो होगी, द लोक अदालत हैव वाइड jurisdiction.
That means any matter falling within the jurisdiction of, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉर्मल इंप्रेशन ये जाता है कि लोक अदालत के पास इतनी वाइडर jurisdiction नहीं होगी, लेकिन this point is to be borne in mind that civil, criminal, revenue courts or tribunals are dealt by them. This is the perhaps the widest jurisdiction, क्योंकि revenue courts जो है normally हमारे पास क्या है, civil court, civil court comes under district judge, criminal court under session judge, revenue court under commissioner and deputy commissioner, commissioner followed by deputy commissioner, then followed by SDM साहब. तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर होता है, और ट्रिब्यूनल्स आर डेल्ट बाय देम. लोक अदालत accept the cases which would be settled by conciliation and in which compromise was pending in regular court within their jurisdiction. तो एक बात ये है, कुछ केसेस में कंप्रोमाइज का स्कोप नहीं होता, तो ये वैसे केसेस को डील करते हैं जिन केसेस में देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्रोमाइज was pending in a regular court. और कई बार क्या होता है, रेगुलर कोर्ट्स में कंप्रोमाइज पेंडिंग होता है, लेकिन रेगुलर कोर्ट के पास टाइम नहीं होता, वो बड़ी दूर दूर की तरीके दे देते हैं. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत का काम उसको वहां पे काम कर सकती है. द लोक अदालत इज presided over by a sitting or retired judicial officer or an other person of respect and legal knowledge as the chairman, with two other members, usually a lawyer, a social worker. The first Lok Adalat was established on March 14, 1982 at Junagadh district. Junagadh को आप याद रखिए, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ था. प्लेबिसाइट में लोगों ने कहा था कि जूनागढ़ रियासत हिंदुस्तान में जाएगी, और जो उनका रूलर था जुल्फकार, वो बोलता था कि ये हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में जाएगी. उसने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया था, लेकिन इंडिया ने बाद में उसमें प्लेबिसाइट करवा के अपनी फौज के जरिए रिवोल्ट करवा के जूनागढ़ को अपनी रियासत में मिला लिया. तो यही बात पाकिस्तान कहता है. पाकिस्तान कहता है अगर जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंडिया ने महाराजा हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया तो क्या बात हुई. As the case of Junagadh was decided by voting or plebiscite, then why the case of J&K was not or cannot be decided by plebiscite? But even they have missed the bus. वो तब हो सकता था जब सारी की सारी रियासत was under राजा हरि सिंह. जब 1949 की सीज फायर के बाद आधा पोर्शन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, आधा इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, कुछ पार्ट उन्होंने 1963 में चाइना को दे दिया, तो वो जो 1947 या 48 की प्लेबिसाइट वाली बात थी, दैट हैज बीन लॉस्ट. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, it encompasses the arrangement of means to resolve conflict without formal litigation. फॉर्मल लिटिगेशन में क्या होता है कि इतने इतने बड़े आप मतलब के इतना लंबा लिखते हो, ठीक है ना, फिर उसको लिखने के बाद उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर फॉर्मेलिटीज ज़्यादा हैं तो कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर ये जो हमारा सारा काम जो लिखने का लिखा पड़ेगा काम जो वकील भाई करते हैं, तो ये बिना पैसे के तो करते नहीं, वो तो प्रोफेशनल्स हैं भाई, और इससे डिलेज भी होते हैं. एंड अवॉइड द एडवर्सियल इन नेचर. EDR हैज द फॉलोइंग टेक्निक्स. कॉन्सिलिएशन, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है. इनफॉर्मल प्रोसेस में उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती और खर्चा कम आने की प्रोबेबिलिटी होती है. Conciliation is an informal process designed to create an environment where negotiations can take place. If parties fail to reach an agreement, the case is referred to as to the mediation. Mediator है, mediation करता है. Mediation is a voluntary and confidential process where neutral third party assess negotiation. एक तो उनको कहते हैं कि सीधी आपस में बात कर लो, सीधी तो जो है litigant parties आपस में बात करेंगे नहीं,
So some mediator should be there. The parties are responsible for reaching an agreement, and the negotiator cannot impose settlement. If the mediation fails to reach agreement, the case is referred to arbitration. The first level is mediation. Arbitration is the form of private adjudication. In दोनों terms में difference को अच्छी तरह से समझो. ये voluntary और mediation is voluntary and confidential process. Arbitration is private adjudication where is a mutually accepted third party. Here the arguments from either side in a dispute and render a judgment. The judgment known as award is confidential and binding. ये चीज नोट कीजिए. Arbitration में जो award होता है that is binding. So it sounds a bit unusual. तो arbitration का जो ये award है this is confidential and binding. Next is community driven. कुछ लोक अदालत ऐसी हैं which are community driven. Community driven resolution mechanism lok adalat literally means people's court. It is an alternative dispute settlement mechanism which settles dispute. It helps in quick disposal of cases, and the process is simple and carries no fees. The lok adalats are statutory forms since the enactment of Legal Services Authority Act 1987. तो अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे. आप इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये आप ऐसे राइटिंग करते हो ना, कुछ हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं. कई बार हम सोचते हैं कि सीधे क्वेश्चन तो आते नहीं, इतने क्यों पढ़ते हैं. कई ऑफिसर्स खास करके साइंसेस बैकग्राउंड वाले इसलिए टॉप पे नहीं पहुंचे क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं होता फर्स्ट, और इससे एक तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और एक्सप्रेशन बेटर होता है. दूसरा जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके नंबर भी खासे ज़्यादा होते हैं आजकल, तो परहैप्स इट इज़ 250 और समथिंग नियर 200. तो उससे जो जो मेन है वो भी क्वालिफाइंग ही हो जाता है. जैसे प्री क्वालिफाइंग है ना, इसी तरह से मेन भी क्वालिफाइंग हो जाता है, बिकॉज योर सिलेक्शन सोली स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन पर्सनैलिटी टेस्ट. तो इंडियन पीनल कोड 1860 इंडियन पीनल कोड. इसके बाद ही जब आप नोट कीजिए हाई कोर्ट एक्ट 1861 आईपीसी के बाद. आईपीसी 1860 इज वन ऑफ द 3 मेजर criminal statutes in India which forms the base of criminal justice system in India. IPC was passed into law on 6 October 1960 and came into operation on January 1 in 1862. The other 2 major statutes are Indian Evidence Act, ये नोट कीजिए, और Code of Criminal Procedure. जब हम करप्शन को डील करते हैं तो हमें ये एक्ट्स कई बार कोट करने पड़ जाते हैं. आईपीसी इज ए फैक्चुअल लॉ defining various crimes and prescribing the punishment which would visit those who would commit crimes. The Code of Criminal Procedure is essentially a procedural law prescribing a procedure for investigation. ये नोट कीजिए, जिसको हम CRPC बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ये क्या है? दिस इज प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट्स फॉर ए क्रिमिनल केस. सो हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, द स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल सूट, पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, पावर्स ऑफ पुलिस टू अरेस्ट एटसेट्रा इज लेड डाउन इन CRPC. Moreover, the basic difference is that the former is substantive law and the later is procedural. Indian Evidence Act क्या है? ये substantive law है, और जो CRPC है this is procedural law. Procedural law का मतलब कि आपने कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है.
दैट मीन्स प्रोसीजरल लॉ। तो ये सबस्टेंटिव लॉ है और ये प्रोसीजरल लॉ है। इंडियन पीनल कोड अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K। तो इसकी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, वो कौन सी है? दैट इज ऑफ J&K। और इसी तरह से फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट कंटेन्स 23 चैप्टर्स, 511 सेक्शंस। बिफोर द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट, द मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ वाज अप्लाइड टू बोथ मोहम्मदन एंड हिंदूज इन इंडिया। तो ये बात को आप समझिए। मोहम्मदन में थोड़ा सा मोहम्मदन इन्होंने लिख दिया है, ही इज राइट, बिकॉज दैट इज प्रिडोमिनेंटली मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। एक्चुअली इट वाज बेसिकली एन इस्लामिक लॉ। जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत एरा में लॉ फॉलो होता था वो मोस्टली शरीयत लॉ या उसकी कोई वेरिएशन फॉलो होती थी, और उसमें जो पर्शियन लॉज थे या पर्शियन ट्रेडिशनल लॉज थे वो ज्यादा आते थे। लेकिन जो मुगल एरा में जो लॉ आया है इसमें मंगोलियन जो लॉ था, यक्षा, तो यक्षा वाला लॉ था, ये ज्यादा आता था। और इनकी बिकॉज दे थोड़ा सा मंगोल, मैंने थोड़ा सा, हाँ, मंगोल ही बनता है। तो उज्बेकिस्तान जो इनके एंसेस्टर्स थे वो मंगोलियन थे। और मंगोल में एक और टर्म है इसकी, तैमूर लंग मंगोली, आप बस अज्यूम करके चलेंगे। वो मंगोलियन लॉ फॉलो करते थे। जैसे गुरु अर्जन देव जी की शहादत है, अगर उनको मारना ही था तो किसी और तरीके से भी मारा जा सकता था, ठीक है ना? तो उनको वैसे क्यों मारा गया? क्योंकि जब इनकी जो बाबर के बाद हमारे पास हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, तो जहांगीर आया, तो अकबर और जहांगीर में ये दोनों में जो था ना, थोड़ा सा इस्लाम जो इनके जो वे ऑफ थिंकिंग था उसमें जो मंगोलियन टच था, तैमूर लंग वाला टच था उनमें, जो उनके वहां के ट्राइबल लॉज थे वो ये फॉलो करते थे। क्योंकि इस्लामिक लॉ के अंडर आप ऐसे किसी की किलिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक यक्षा लॉ है, पर्टिकुलर लॉ है, उसमें ऐसा है कि अगर आप किसी धार्मिक पुरुष की हत्या करते हो तो उसका खून जो है वो जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। तो वो ये बात मानते हैं कि अगर कोई अपने आप को रिलीजियस आदमी क्लेम करता है, और हो सकता है वो रिलीजियस हो और हम उसे जज ना कर सकें, तो उनका मानना यह है कि अगर किसी धार्मिक पुरुष का, किसी महात्मा का खून जिस जमीन पे गिर जाता है तो वो जमीन बंजर हो जाती है, या मतलब कि इट्स ए साइन ऑफ क्लैमिटी। तो ऐसी ये कोई सोच ऐसी नहीं थी कि हिंदुस्तान में पहले नहीं थी, हिंदुस्तान में पहले भी ये सोच थी। युधिष्ठिर जो थे, जब विराट देश के राजा थे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने जुआ खेलते हुए, पासे बोलते हैं उनको, पासे युधिष्ठिर के फेस के ऊपर मार दिए। और और उनका जो खून था वो गिरने लगा, तो वो गिरने वाला ही था। तो इसके पीछे एक स्टोरी लाइन है कि द्रौपदी ने उसके नीचे आके कोई बर्तन रख दिया था जो युधिष्ठिर का खून जमीन पे ना गिरे। उनका मानना यह था कि ये हमारे होस्ट हैं, इनको मालूम नहीं है कि हु इज युधिष्ठिर, अगर इसका खून इस जमीन पे गिर गया तो विराट देश के लिए क्यामत आ जाएगी। और वो ये नहीं चाहती थी कि जिस देश ने हमें शरण दी है उस देश के लिए क्यामत आए। तो मतलब कि मैंने ये सारी कहानी आपको इसलिए सुनाई है, धार्मिक पुरुषों का खून जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। ऐसी जो हमारी यक्षा नीति नहीं थी, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में भी ये विश्वास रहा है। मैं दोनों स्टोरीज को आपके सामने रख दिया। और एक बात मैं इस्लामिक लॉ की आपको बताना चाहता हूँ। जब मोहम्मदन लॉ हिंदूज के ऊपर अप्लाई होता है तो उसमें उन्होंने इस्लामिक लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, व्हेन यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑन नॉन मुस्लिम्स, और आपको नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन उनका लॉ पूछना पड़ेगा, भाई आप में कौन सा कानून चलता है, वो फॉलो करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जो इस्लामिक कोर्ट में आए हैं, और इस्लामिक कोर्ट में मोमन और काफिर काफिर के बीच केस हुआ, मोमन हार गया, काफिर जीत गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं इस्लामिक लॉ के, जो जिसको हम बोलते हैं कि हाई पॉइंट्स हैं, जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जो इंफॉर्मेशन है बड़ी फिल्टर्ड होके जाती है आगे। और जिन लोगों को हम बुरा मानते हैं कई बार वो उतने बुरे नहीं होते, और जिन लोगों को हम बहुत अच्छा मानते हैं कई वो उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि सोसाइटी में प्रोजेक्शंस, मार्केटाइजेशन ऑफ आइडियाज ये अब से नहीं शुरू से होती है, तो सिर्फ उसके टूल्स बदले हैं। तो लेट अस कम टू आवर टॉपिक। Broad classification of crimes under Indian Penal Code (IPC): crimes against body, murder, its attempt, culpable homicide, not amounting to murder, kidnapping and abduction, or causing death by negligence. Broad classification of crimes जो है वो हमारे पास ऐसे होती है। फर्स्ट इज क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी, मर्डर। तो क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी में कौन से केसेस आते हैं इसको नोट कीजिए। मर्डर, मर्डर की अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, not amounting to murder, kidnapping and abduction, hurt, causing death by negligence. Crimes against property. So property against crime, dakati, its preparation and assembly, robbery, burglary and theft. Crimes against public order, riots and arson. Economic crimes, criminal breach of trust and cheating and counterfeiting. और जो crimes against women, rape, dowry, death, cruelty by husband and relatives, molestation, sexual harassment and importation of girl. तो crimes against children, जैसे child rape, kidnapping and abduction of children, procreation of minor girls, and then selling, buying of girls for prostitution, abetment to suicide, exposure and abandonment, infanticide and poeticide, एंड अदर आईपीसी क्राइम्स। तो इस तरह से जो इनकी जो मेन ब्रांचेस है वो आईपीसी की हमने ब्रांचेस इस तरह से डाल रखी हैं, और इसके बाद हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप देम। तो ये हमारे लिए कभी कभी ये यूजफुल भी हो सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, पॉपुलरली नोन एज एंटी रेप एक्ट, अमेंड्स इंडियन पीनल कोड 1860, द सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, the Indian Evidence Act NA, and the Indian Evidence Act 1872, and Protection of Children from Sexual Offences, POSCO 2012। तो अब इनके जो इंट्रोडक्शन क्या है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ नेशन वाइज आउटरीच ऑफ ट्रेजिक गैंग रेप, एक निर्भया नाम की लड़की का गैंग रेप हुआ, और वो 2012 में हुआ। तो उसमें क्या हुआ, टू the government of India to drive the issue of violence against women to the center stage of political discourse. Consequently, December 22, 2012, Government of India appointed a 3-member judicial committee headed by former Chief Justice of India J.S. Verma. Based on some of the recommendation of Justice Verma Committee, JVC report, an anti-rape ordinance was enacted and signed by Honorable President of India Pranab Mukherjee on 2013. The Criminal Law Amendment Bill 2013 passed in the Parliament and Rajya Sabha respectively on March 19 and 21, replaced the promulgated ordinance. तो पहली बार ordinance आया था, बाद में Parliament ने उसे law से replace कर दिया। However, as per the Gazette notification on April 2, 2013, the word bill has been replaced by the word act. तो जो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इसको हम ये पार्ट को कल करेंगे, इस पार्ट को हम कल करेंगे। एंड विद दीज वर्ड्स आई फिनिश दिस लेक्चर।